मैं और रामपुरियानी साहब 2002 में गुजरात में काफ़ी अरसा अंदर बाहर गुजारा। देखा गुजरात को हिंदुत्व की लेबोरेटरी कहा जाता है। हम में से कई लोगों ने उसी नाम से गुजरात के ऊपर किताबें लिखी 2002 में, 2003 में। उसके बाद ये लेबोरेटरीज कहाँ कहाँ गई। शमसुल इस्लाम की किताब का अभी हिंदी तर्जुमा अभी दोबारा रिलीज़ किया गया हम लोगों के साथ। शमसुल इस्लाम का 2002 में, उसके पहले 1998 में जब गुजरात में 36 चर्च जलाए गए थे तो उन्होंने खोज की थी और उनको एक उनके हाथ में एक आरएसएस की पर्ची मिली थी। पर्ची पे लिखा था आज ईसाई कल कसाई, और उसके कुछ दिनों बाद ही 2002 हुआ। लेबोरेटरी में बहुत देर से तैयारी करनी पड़ती है, तजुर्बे करने पड़ते हैं। उसके बाद उड़ीसा में रहा, आप जानते हैं क्या क्या रहा उड़ीसा में 2007-2008 में कितने ईसाइयों का कत्ल हुआ। 400 से ज़्यादा गांव से टोटल ईसाइयों का कत्ल करके या भगा के खाली कर दिया गया। 400 गिरजाघर तोड़े गए, 4000 मकान और 70,000 ईसाई घर से दखल होकर जंगलों में गया। इस वास्ते नहीं कि मैं खुद ईसाई हूँ और ईसाइयों से ज़्यादा मेरा दिल रोता है उनकी वजह से, ऐसी बात नहीं है, मगर नंबर्स दिखा रहे हैं। अभी मणिपुर में भी 70,000 के करीब ही मणिपुरी ईसाई बेदखल है, जंगलों में नहीं मगर सरकारी रेफ्यूजी कैंप्स में भी नहीं, प्राइवेट रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं। मोदी जी की वहाँ पे जाने की ज़्यादा हिम्मत होती नहीं है, एक बार ही गए हैं 3 साल में। अभी जो नया लेबोरेटरी आया है उत्तराखंड में आया है और उसका खतरा बाकी लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। देवभूमि बोल दिया, मेरे हिसाब से तो पूरा हिंदुस्तान ही देवभूमि है। यहाँ का कोई ज़र्रा है जो जिसमें ईश्वर का हाथ ना हो, साया ना हो। पूरा हिंदुस्तान देवभूमि है, मगर ये छोटे छोटे कस्बों को देवभूमि कह के वहाँ से मुसलमानों को हटाया जाना, साफ कहना कि इस देवभूमि में अलावा एक कौम के और कोई कौम नहीं रह सकता। ये कौन से कानून की मातहत हो रहा है, ये कौन सी तहजीब की मातहत हो रहा है, ये कौन से निज़ाम के मातहत हो रहा है। और उस पर वाहवाही हो रही है। अखबार, मोदी मीडिया कीजिए, कोई भी मीडिया कीजिए, को कतई गौर नहीं कर रहे हैं, और गौर कर भी रहे हैं तो वाह कर रहे हैं। बहुत खतरे की बात है जो उत्तराखंड में हो रहा है। और पड़ोस में कांग्रेस का है हिमाचल प्रदेश, राज कांग्रेस कर रही है, मगर वहाँ का दिल भी उत्तराखंड की तरह है। ये दोनों प्रांत जहाँ पे एंटी कन्वर्जन कानून है, यहाँ पे यूसीसी है, यूनिफॉर्म या कॉमन सिविल कोड है, ये कौन सा तजुर्बा यहाँ पे पनप रहा है और इसका आगे जाके कहाँ पे रुकेगी ये हमको सोचना है। अब मैं आखिरी बात करना मांगता हूँ, क्योंकि पत्रकार हूँ और जब भी बजट आती है तो बड़े गौर से उसको देखा जाता है। हिंदुस्तान की बजट आजकल फरवरी में आती है, पाकिस्तान की बजट जून में आती है। ये 2 बजट्स का मैंने बड़ा नज़दीकी मुआयना किया। हिंदुस्तान की बजट में डिफेंस बजट 25% बढ़ गया है, एजुकेशन का नहीं बढ़ा है, मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप्स का नहीं बढ़ा है, और किसी चीज़ का नहीं बढ़ा है, कस्बों का और मदरसों का और किसी चीज़ के लिए पैसे का कुछ भी नहीं हुआ है। मोमा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की कमी हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। डिफेंस बजट बढ़ा है, उसके साथ साथ पाकिस्तान का डिफेंस बजट भी तकरीबन उतना ही 25% के करीब बढ़ा है। ये देशों के जब डिफेंस बजट्स बढ़ते हैं, हथियार इनको ज़्यादातर वहीं से लेने पड़ते हैं, या चीन से या अमेरिका से। पैसा हथियारों पे खर्च होता है, मगर बात सिर्फ हथियारों की हो तो सैनिकों तक सीमित रहती है, बॉर्डर्स पे सिर्फ सीमित रहती है। जब हथियार आते हैं उनको इस्तेमाल करें या ना करें,
उनको खरीदने की जब आप रैशनल देते हैं तो आपको दुश्मन ढूंढने पड़ते हैं। दुश्मन ढूंढने पड़ते हैं तो पड़ोसी से ज़्यादा बड़ा दुश्मन होता नहीं है। मगर जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की वॉर रेस की जब आप बात करते हैं, आर्मामेंट रेस की बात करते हैं, दोनों के पास तकरीबन 200 एटॉमिक हथियार हैं, उनको भेजने के लिए रॉकेट हैं, तो ये बात बड़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसके ऊपर जब माहौल बिगाड़ने के लिए आपके जो फिल्में आ रही हैं, आपके जो टीवी प्रोग्राम्स आ रहे हैं, आपके जो यूट्यूब पर आ रहे हैं, किस तरीके से जहन वो बोल रहे हैं। हिंदुस्तान का इस्लामोफोबिया, हिंदुस्तान में टारगेटेड वायलेंस, हिंदुस्तान में कानूनों को जिस तरीके से तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल किया जा रहा है, हिंदुस्तान की हाई कोर्ट की ज़ुबानों से जो जहर फैल रहा है, उसका हथियारों पे जो खर्च हो रहा है, उसका एक ही धागे में सब बंधे हुए हैं। मेरा अपना विचार है, और क्योंकि मेरे बाल बच्चे भी हैं, नाते पोते भी हैं, तो मेरी इस देश में बहुत दूर तक दखल है मेरा। आगे आने वाले 100 साल में आप कह सकते हैं कहाँ जाएगा ये देश। मेरा ख्याल है कि जब तक शांति नहीं होगी, यहाँ पे कम्युनल हार्मनी नहीं होगी, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में शांति, भारतवर्ष के अंदर कम्युनल हार्मनी के लिए एक बहुत बड़ा और अहम नुस्खा है, और इसको हमको काम करना चाहिए। कोई भी आवाज़ जो कम्युनल हार्मनी के लिए उठती है, अगर वो आवाज़ हिंदुस्तान पाकिस्तान अमन के लिए नहीं उठती है तो अधूरी आवाज़ रह जाती है, उसके सुनने वाले शायद आधे ही रह जाते हैं। इस वास्ते कम से कम जब मैं बोलूँगा तो हमेशा कहूँगा कम्युनल हार्मनी के लिए शांति बहुत ज़रूरी है, और हमको दोनों चीज़ों के लिए बराबर काम करना पड़ेगा। समाज के बीच में जो नफ़रत की दीवारें खड़ी की गई हैं, खड़ी नहीं होती हैं। हम स्वाभाविक रूप से अपने पड़ोसी से प्यार करना चाहते हैं। ये नफ़रत की दीवारें खड़ी की गई हैं। इन नफ़रत की दीवारों को तोड़कर मोहब्बत के पुल बनाना, ये हमारा सबसे बड़ा काम है। कैसे करें? मेल जोल, नफ़रती चीज़ों को दूर करें, और जो भी ऐसे मौके आते हैं उस पर सभी लोगों को साथ में लेकर चलें। अब त्यौहार तो त्यौहार होते हैं, ईद हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, होली हो, उसमें प्रेम मोहब्बत की भी चीज़ें रहती है, तो उस समय हम अपने दूसरे धर्म के लोगों के साथ मिलकर इन चीज़ों को मनाएं। नंबर 3, जो भी संविधान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, यादें हैं, मूल्य हैं, स्मृतियाँ हैं, उसके आधार पर हम लोगों के बीच में जाएं। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हमारा जो पीपल कनेक्ट है, लोगों से जुड़ने का तरीका, ये पीपल कनेक्ट आपको सीखना हो तो आरएसएस से सीखिएगा। दुश्मनों से भी अच्छी चीज़ें सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारे महाराष्ट्र में एक संविधान जागृति अभियान चल रहा है। केवल यहाँ मीटिंग नहीं करता, केवल आपस में बात नहीं करता, कार्यकर्ता 26 जनवरी के दिन घर घर जाकर कहते हैं आज संविधान का जन्म दिवस है, ये शक्कर खाइए, और फिर एक पैम्फलेट देते हैं, संविधान ने स्त्रियों को क्या दिया, दलितों को क्या दिया, मुसलमानों को क्या दिया, आपको क्या दिया। हर एक मौके को ढूंढकर लोगों के यहाँ जाकर उनको सच्चाई बताने की कोशिश करना मुश्किल काम है। कहना आसान है, मैं तो कहता हूँ बोलना भी आसान है, लिखना भी आसान है, पर लोगों से कनेक्ट करना सबसे मुश्किल काम है। लोगों तक जाकर सच्चाई बताना चाहिए और उसके आधार पे नफ़रत को दूर करना चाहिए। नंबर 2, जो समाज में आंदोलन चल रहे हैं उन आंदोलनों को साथ साथ लाकर, जैसे भारत जोड़ो अभियान में हुआ, एटुलू कर्नाटका में हुआ, वो करने की कोशिश चाहिए। और दूसरा, हमारी तरफ से प्रेशर होना चाहिए पॉलिटिकल। अब कुछ चीज़ों का तो ये इलाज नहीं है, मैं बोल रहा हूँ इलाज नहीं है, पर मैं गलत भी हूँ। SIR का आप क्या करेंगे? NRC का क्या किया? NRC के जवाब में वो मुसलमान महिलाएं जो कई बार बुर्का पहनती हैं, कई बार माना जाता है कि सबसे बैकवर्ड हैं, उन्होंने आके NRC को कैंसिल करवाया। याद रखिए, किसानों के खिलाफ कानून आए, क्या किया किसानों ने? अभी लेबर कोड अभी आए हैं, वो भी किसान मजदूरों की गुलामी के लिए आए हैं।
तो इन सब के खिलाफ जो आंदोलन है उनका हमको जी खोल कर समर्थन करना चाहिए। और अंत में देखिए, जो भी हिंदुत्व की राजनीति है, हिंदू धर्म के नाम पे होने वाली राजनीति, वो यूनाइटेड है, ऐसी है। और हम लोग जो एक भारतीय संविधान में समाजवाद चाहते हैं, लोकतंत्र चाहते हैं और सबकी भलाई चाहते हैं, हम लोग बिखरे हुए हैं। हमारा अभी कर्तव्य ये है कि अगर हम एक लोकतांत्रिक देश चाहते हैं, अगर हम भारतीय संविधान के रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो हमारे छोटे मोटे मतभेद साइड में रखना चाहिए और कंधे से कंधा मिलाकर देश में लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए।